filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में इजराइल और हमास की बात। आप कोई भौचक्के नहीं होंगे जब आपको पता लगा कि आज पूछता है भारत इसी पे है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारी टीम आपको दिखा रही है, ये इजराइल और गाजा पट्टी दोनों की है। गाजा पट्टी में तो तबाही मची हुई है, तबाही गाजा पट्टी। इजराइल ने बोला कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने कहा था पहले भी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ हमास। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी है, यहां कभी मकान हुआ करते थे, यहां लोग रहते थे, अभी मैदान बन गया है, कूड़े का ढेर बन गया है। उसी तस्वीर पे जाइए, वापस ग्राफिक पे आएंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हमास ने ही जारी की कि देखो क्या हालत हो गई, हाय हाय इत्राहिमाम। लेकिन पूछता है भारत और पूछते हैं हम, शुरुआत किसने की? 7 तारीख के दिन किसने वो पबजी गेम की तरह आसमान से अपने आतंकियों को उतारा और इजरायलियों को मारा? किस लिए, क्यों? हमास को मालूम है कि इजराइल की सैन्य शक्ति हमास से कई गुना नहीं, कई 100 गुना ज्यादा है। हमास को मालूम है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। हमास को मालूम है इजराइल के साथ पूरा विश्व खड़ा है। लेकिन फिर भी आतंक है ना, और आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ईरान कह रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को एक साथ आ जाना चाहिए, द मुस्लिम वर्ल्ड शुड कम टुगेदर। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महमूद अब्बास से भी बात की है, गाजा के राष्ट्रपति, बात की है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, और दुख जताया है कि गाजा के जो अस्पताल में हुआ, लोग मारे गए। भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। हां, भारत और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गलत है वो गलत है, और भारत कह रहा है हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आतंक से कोई समझौता नहीं। आतंकवादियों को संभालिए, और यह बात फिलिस्तीन को समझनी पड़ेगी। इसीलिए आज आपको यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है, 2 खिलाड़ी हैं इसमें इजराइल के अलावा, हिजबुल्लाह और हमास। अब चलाइए वो मैप, अब चलाइए वो मैप। इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई अब और आक्रामक होती जा रही है। ये वो तस्वीरें अपने आप बता रही हैं, भयावह होती जा रही है। इजराइल हमास को निस्तोनाबूद करने में जुट गया है। कल हमने आपको बताया था इजराइल कैसे अस्तित्व में आया, और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमास कब और कैसे बना। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये पूरा इजराइल का, और उसमें वहां गाजा पट्टी वो हरी, उसको और जूम कर देना चाहिए धीरज, और जूम करना चाहिए। मेरे को नहीं, उस मैप को समझना चाहिए कि गाजा पट्टी कितनी सी है, और वहां जो ऊपर का हिस्सा है वो है हिजबुल्लाह का, यानी लेबनान। इजराइल पर सालों से हमास वार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1967 में 6 डे वॉर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, 6 डे वॉर। 1970 में फिलिस्तीन के हक में एक बार फिर आवाजें उठने लगी थी। इस बार यासिर अराफात, आपको याद है, हर एक भारतीय ने, जिसने 90 के सदी में पढ़ाई की है, उसे मालूम है यासिर अराफात की अगुवाई में PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना। PLO के लड़ाके इजराइल पर आत्मघाती हमले करते थे। साल 1987 में फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत हुई। इंतिफादा को बगावत या विद्रोह भी कहते हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस दौरान ही हमास यानी हरकत उल मुकवामा अल इस्लामिया का जन्म हुआ, जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साल 1987 में हमास को मौलवी शेख अहमद यासीन ने बनाया। शेख अहमद यासीन एक मौलवी थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं से जुड़े हुए थे। यासीन शुरुआत में काहिरा में इस्लामिक स्कॉलर थे, यानी कायरो में,
और 1960 के दशक में वो गाजा और वेस्ट बैंक में धर्म प्रचार और प्रसार के काम में लगे हुए थे। हमास के स्थापना के ठीक 1 साल बाद यानी 1988 में हमास ने अपना एक चार्टर जारी किया था। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस चार्टर में उसने इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी और कसम खाई थी। 1 साल के अंदर हमास की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से बिल्कुल हूबहू मेल खाती थी। साल 1992 आ गया। हमास ने हथियारों के लिए डिपार्टमेंट बनाया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जिसे इज अल दीन अल कस्म ब्रिगेड के नाम से जाने जाने लगा। समझ रहे हैं आप? यह डिपार्टमेंट इजराइल में बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों को भेजता था। साल 1993 तक पीएलओ, यासिर अराफात वाली पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हमास साथ साथ काम करने लगे। यह एक बहुत पेचीदा, बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाला काम है, लेकिन हां, हमास और पीएलओ एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन साल 1993 में ही इजराइल और पीएलओ के बीच ओस्लो शांति समझौता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यह आज इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि पीएलओ और हमास 1, 2, 3 साल ही साथ काम करा है। 93 में व्हाइट हाउस में अमेरिका के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में इजराइल के उस समय के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर तो हो गए। शांति समझौते के साथ ही पीएलओ और हमास के बीच में तकरार बढ़ने लगी, यानी पीएलओ और हमास जो दोनों फिलिस्तीनियों के लिए काम कर रहे थे, अभी तक एक साथ थे, अलग होने लगे क्योंकि पीएलओ ने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया और यह बात हमास से बर्दाश्त नहीं हुई और इनकी दूरियां बढ़ने लगी। हमास ने आरोप लगाया कि यासिर अराफात और पीएलओ ने फिलिस्तीनियों के राष्ट्र बनाने के सपने को धोखा दिया है। यासिर अराफात ने इजराइल के हाथों फिलिस्तीनियों के सपने को बेच दिया है, यह हमास कहने लगा। इस समझौते के बाद पीएलओ ने हिंसा का रास्ता तो छोड़ दिया था, उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन फिलिस्तीन के ऐसे ही एक और कट्टरपंथी संगठन को यह समझौता मंजूर नहीं था और यह हमास ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। हमास टारगेट करने लगा किनको? स्कूल को, स्कूल जाते हुए बच्चों को। आजकल आप तस्वीरें देखते हैं कि गाजा पट्टी में बच्चों मरे हुए हैं, एक बेंच है उस पे 4-5 बच्चे। ये किसी को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करे। लेकिन ये वहां पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार होता और हमास को मालूम था। मैं ये इतिहास बताते बताते इसलिए रुका हूं क्योंकि हमास को मालूम था जो उन्होंने 7 तारीख को किया, उसके बाद इजराइल क्या करेगा उनको भली भांति दे न्यू इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियरिटी थी हमास को, फिलिस्तीन को, कि क्या होगा जब आप इजराइल को छेड़ोगे और इस तरीके से छेड़ोगे, मासूमों को मारोगे, तो क्या होगा? इजराइल ताली बजाएगा? इजराइल मोमबत्ती वाले मार्च निकालेगा? नहीं, इजराइल ने वही किया जिसकी जानकारी हमास और फिलिस्तीन को थी। और मैं आपको बता रहा था, हमास जाते हुए बच्चों की बसों, यात्रियों को टारगेट बनाता था। ऐसा कहा जाता है हमास निर्दोषों पर हमला करने का मकसद सिर्फ एक था उस समय कि किसी तरह वो इजरायली सरकार को बैकफुट पे ला सके, यानी उनको इतना भड़का सके कि इजराइल उन पर अटैक कर दे और जो पीस समझौता हुआ था इजराइल और पीएलओ के बीच, बिल क्लिंटन ने कराया था अमेरिका के व्हाइट हाउस में, वो टूट सके, इजराइल मजबूर हो जाए। लेकिन इजराइल हमास के हमलों से झुका नहीं, हमास का डटकर मुकाबला किया इजराइल ने। साल 1997 आ गया, अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकी संगठन तो घोषित कर दिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमास, क्योंकि हमास के जो आत्मघाती हमले थे वो रुके नहीं। इसी बीच साल 2004 में इजराइल ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन को मार गिराया। साल 2007 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए, इस दौरान हमास ने वही किया जो पहले पीएलओ किया करता था, यानी हमास ने 2 विंग बनाए, एक पॉलिटिकल विंग और एक लड़ाकों का विंग। तब तक फिलिस्तीनियों में यह छवि बन चुकी थी कि यासिर अराफात, पीएलओ वाले यासिर अराफात बिक चुके हैं। ऐसे में हमास को फिलिस्तीनियों का समर्थन मिल गया और साल 2007 के चुनाव में हमास को बहुमत मिल गया। हमास का सरकार में आने से इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों को बहुत एक जिसे कहते हैं कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, पशोपेश में पड़ गए। ऐसे में पश्चिम देशों ने एक रणनीति बनाई
और फिलिस्तीनियों को साफ साफ चेतावनी दी कि अगर वो हमास की सरकार बनवाते हैं तो करोड़ों की फंडिंग जो आ रही है वो रुक जाएगी। सोचिए, वैसे वेस्ट बैंक में आज भी टैक्स कलेक्शन इजराइल करता है और फिलिस्तीनी सरकार को देता है। ये बहुत अमेजिंग सिचुएशन है। इजराइल टैक्स लेता है और फिर फिलिस्तीनी सरकार को देता है। फंड रुकने के डर से पीएलओ ने हमास का विरोध तो कर दिया और फिर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में हमास और पीएलओ के लड़ाके आपस में लड़ने लगे। आपसी लड़ाई गृह युद्ध में तब्दील हो गई। कितनी देर लगी? हमास ने गाजा पट्टी में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के प्रमुख राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को हरा दिया। गृह युद्ध में वेस्ट बैंक में हमास हार गया और गाजा में पीएलओ हार गई। मतलब 2007 के बाद वेस्ट बैंक में पीएलओ का शासन हो गया तो गाजा पट्टी में हमास का राज। गृह युद्ध में इजराइल हमास के खिलाफ पीएलओ की मदद की थी। इसके बाद साल 2007 के बाद गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हमले शुरू किए। हमास ने इजराइल पर साल 2008 में हमला किया। साल 2012 में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। और यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, बताऊंगा आपको। हमास का या गाजा पट्टी का टनल सिस्टम, लेकिन उससे पहले 2016 में हमास ने यरूशलेम और तेल अवीव तक रॉकेट दाग दिए। हमास ने ज्यादातर हमले किरियात गट के इलाके में किए। इजराइल का आरोप है कि हमास को रॉकेट की टेक्नोलॉजी दी किसने? हमास के पास तो थी नहीं, लेबनान और ईरान ने दी, वो कहते हैं। यहां पे हिजबुल्लाह आता। वहीं हमास के नेता मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैले हुए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। ग्राफिक्स वो मैप चलाइए। चलो, हमास का सबसे बड़ा नेता इस्माइल हानिया है। वहीं याह्या सिनवार हमास के दूसरे सबसे बड़े नेता है। हमास के ये दोनों नेता कहां रहते हैं? कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। मैप चलाइए। कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। गाजा पट्टी में नहीं रहते हैं, लेबनान में नहीं रहते हैं, सीरिया में नहीं रहते हैं, ईरान में नहीं रहते हैं, कतर में रहते हैं। हमास के कुछ आतंकी तुर्की में भी रहते हैं, टर्की में। इस्माइल हानिया और उनके बेटे के पास टर्की का पासपोर्ट है, यह कहा जाता है। फिलहाल हमास का वेस्ट बैंक में शासन नहीं है, लेकिन वहां के युवाओं को भड़काने की लगातार कोशिश होती है। यही वजह है कि आप कई बार वेस्ट बैंक में युवाओं को इजराइल के खिलाफ पत्थरबाजी करते हुए देखते हैं। वैसे पूरी दुनिया जानती है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास है और हमास कहता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। इसकी हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि हमास को बनाने में इजराइल का हाथ है, जैसा मैंने कल आपको एक अंदेशा दिया। इसीलिए शुरुआती दिनों में इजराइल पीएलओ से परेशान था, तो पीएलओ को दबाने के लिए कहा जाता है इजराइल ने हमास की मदद की। हालांकि ये ना हमास मानता है और ना ही इजराइल, लेकिन ऐसे तथ्य मौजूद है। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा? मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि क्रिएटिंग अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर दैट अल्टीमेटली कंज्यूम्स योरसेल्फ व्हिच कम्स बैक टू किल यू। लेकिन आज जो चर्चा में है ना, मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट भी है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं, मेजर समरपाल तूर हैं, दीपक वोरा साहब हैं, रोबिंदर सचदेव हैं। ये सारे लोग मेरे साथ। लेकिन आज जो एक सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजर तूर, वो गाजा पट्टी की सुरंगों की हो रही है, द टनल सिस्टम। मेजर तूर को भी लाइए मेरे साथ। बताया जाता है कि हमास इसी सुरंग से या इस सुरंग के नेटवर्क से ऑपरेशन को अंजाम देता है, माफ कीजिएगा। दावा यह है कि गाजा में साल 2005 में सुरंग बननी शुरू हुई थी। आज 2023 है। इसी सुरंग से फिलिस्तीन के शरणार्थी आते जाते हैं। इन्हीं सुरंगों से फिलिस्तीन मिस्र से दवा और तेल आयात करता है। सोचिए, गाजा पट्टी पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। इसके बाद हमास ने इस नेटवर्क को और आगे बढ़ा दिया। मैं वो चाहता हूं, जरा वो विजुअल चलाइए, ग्राफिक हटाइए टनल का। आप मेजर तूर को रखिए मेरे साथ और टनल वाले विजुअल्स चलाइए। टनल वाले विजुअल्स हैं आपके पास। टनल वाले विजुअल्स फुल फ्रेम 60/40 में रखिए। टनल वाले विजुअल्स, ये टनल वाले विजुअल्स हैं। दर्शकों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वक्त गाजा में 2000 से ज्यादा सुरंगें थी। ये सुरंग देखिए, 2000 से ज्यादा सुरंगों का जाल था, जिसके जरिए मिस्र में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की जाती थी। इन्हीं टनल्स के अनुसार इन्हीं टनल्स का इस्तेमाल होता था। इस नेटवर्क को बंद करने की कई बार कोशिश की इजराइल, लेकिन हमास सुरंगों को बचाता रहा, बदलता रहा। तो साल 2014 में मिस्र की सेना ने करीब 1200 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने 1200 और बना ली। कई सुरंगों को मिस्र की सेना ने पानी से भी भर दिया। लेकिन इसके बाद भी हमास की सुरंगों का जाल थमा नहीं। मैं चाहता हूं मेरे पैनलिस्ट के लिए आप चेयर ले आए। सूर्य,
सुरंग के अंदर हमास हथियारों का जखीरा जमा करने लगा। यह जानकारी जरूरी है। और अभी जब मेरे पैनलिस्ट आएंगे मैं उनसे भी समझना चाहूंगा कि यह क्या सिस्टम है। गाजा की सुरंग आतंकियों का अड्डा और हथियार गोदाम बन गए। इजराइल ने भी सुरंगों को नष्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कहा जाता है दैट्स वेस्ट। साल 2021 में इजराइल ने करीब 100 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन फिलिस्तीनियों ने कहा कि उन्होंने 500 और बना ली। आज भी कहा जाता है कि 500 से ज्यादा खुफिया सुरंगें हैं। दावा तो यह भी है कि कुछ सुरंगें इजराइल से भी जुड़ी हुई हैं। बताइए